गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग क्लास 10th की हिस्ट्री फॉलो कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4, द एज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। बच्चों, इस चैप्टर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को दिया था, और अब हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इस चैप्टर को भी आगे बढ़ाते हैं। वो जो पिछला वीडियो था बच्चों, वो एक इंट्रोडक्शन था। उसमें ये मैंने बताया था कि किस प्रकार से जो इंडस्ट्रियल चेंज है, जो मॉडर्नाइजेशन है, न्यू इन्वेंशंस है, वो किस तरीके से ब्रिटेन में एक नए समाज का उदय कर रहा था, एक नया सिनारियो बना रहा था। तो उसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यही सारी बातें हुई थी। चैप्टर की जो शुरुआत है वो अब होगी। और बच्चों, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, टॉपिक है हमारा, हेडिंग है बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। बच्चों, जैसे कि अगर आपको किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस के बारे में समझना होता है, किसी के महत्व को समझना होता है, तो उसके महत्व को समझने से पहले आप उसकी विपरीत बातों को समझने की कोशिश करेंगे, तब जाके आप उस बात को समझ पाएंगे। जैसे अगर आपको दिन के प्रकाश का महत्व समझना है बच्चों, तो आपको रात के बारे में ज़रूर जानना पड़ेगा, रात के अंधेरे के बारे में ज़रूर जानना पड़ेगा, तभी आपको दिन के प्रकाश का महत्व समझ में आएगा। उसी तरह से अगर हमको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है या जानना है, या उसके इम्पोर्टेंस को देखना है, समझना है, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले क्या होता था, हमको पहले ये समझना होगा। तब हम एक कंपैरेटिव स्टडी कर पाएंगे और अपना एक एनालिटिकल ओपिनियन बना पाएंगे, है ना बच्चों। लाइन बाय लाइन आगे बढ़ते हैं, देर नहीं करते। बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले, ऑल टू ऑफन वी एसोसिएट इंडस्ट्रियलाइजेशन विद द ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री इंडस्ट्री। अक्सर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकीकरण को जोड़ देते हैं फैक्ट्री इंडस्ट्री के विकास से। When we talk of industrial production, we refer to factory production। और जब भी हम किसी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करते हैं, औद्योगिक उत्पादन की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में यही आता है कि भैया फैक्ट्री प्रोडक्शन, यानी किसी फैक्ट्री में बहुत सारी मशीनों के बीच में काम करते हुए लोग उस वस्तु को बना रहे हैं, बहुत ही बड़े लेवल पे, मास लेवल पे। और व्हेन वी टॉक ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स, वी मीन फैक्ट्री वर्कर्स। और जब भी हम किसी इंडस्ट्रियल वर्कर की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में यही आता है कि कोई फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर या वर्कर होंगे। हिस्ट्रीज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वेरी ऑफन बिगिन विद द सेटिंग अप ऑफ द फर्स्ट फैक्ट्रीज। और जो उद्योगों का जो इतिहास है बच्चों, जब हम उसकी बात करते हैं, तो उसकी शुरुआत जो है, उस इतिहास की शुरुआत प्रथम जो फैक्ट्री थी, जो फैक्ट्री सिस्टम था, उसकी स्थापना से हम उद्योगों के इतिहास को कोरिलेट करते हैं, एसोसिएट करते हैं। देयर इज़ अ प्रॉब्लम विथ सच आइडियाज़। Even before factories began to dot the landscape in England and Europe, there was large-scale industrial production for an international market. ऊपर जो हमने पढ़ा, जो विचार पढ़े, फैक्ट्री इंडस्ट्री किस तरह से, अगर हम वर्कर की बात करते हैं तो फैक्ट्री प्रोडक्शन की बात करते हैं तो मशीनें, फैक्ट्री वर्कर की, इंडस्ट्रियल वर्कर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में फैक्ट्री वर्कर आते हैं, वगैरह वगैरह। और अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के हिस्ट्री या उद्योगों के इतिहास की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में यही आता है कि उद्योगों का इतिहास वहीं से शुरू होगा जब
कहीं ना कहीं कोई फैक्ट्री बनी होगी, किसी फैक्ट्री की स्थापना हुई होगी। लेकिन ऐसे विचारों के साथ कुछ समस्या है। क्या समस्या है बच्चों? फैक्ट्रियों के आने से पहले, फैक्ट्री सिस्टम के आने से पहले भी, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो यूरोप हो, बहुत बड़े स्तर पर औद्योगिक उत्पादन होता था। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उस माल को बेचने खरीदने के लिए बहुत बड़े स्तर पर औद्योगिक उत्पादन विभिन्न वस्तुओं का होता था। इन फैक्ट्री सिस्टम के आने से पहले भी दिस वाज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्रीज, और ये फैक्ट्रियों में नहीं होता था, ये उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। मैनी हिस्टोरियंस नाउ रेफर टू दिस फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। और बहुत सारे इतिहासकार इस पीरियड को, इस एज को, है ना, उस काल को प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम से संबोधित करते हैं। कहने का मतलब उद्योगों से औद्योगिक जो क्रांति है, औद्योगिक क्रांति जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, उससे पहले का समय, जबकि फैक्ट्री सिस्टम नहीं आया था। लेकिन ऐसा तो नहीं था कि कपड़े नहीं बनते थे, ऐसा तो नहीं था कि कोई वस्तुएं नहीं बनती थीं, कुछ भी उत्पादन नहीं होता था। उत्पादन तब भी होता था, बहुत सारी चीज़ें तब भी बनती थीं। हाँ, उस समय मशीनें नहीं थीं, एक छत के नीचे नहीं होता था, पर कैसे होता था बच्चों, इसको हम लोग आगे समझते हैं। इन द 17th एंड 18th centuries, merchants from the towns in Europe began moving to the countryside, supplying money to peasants and artisans, persuading them to produce for an international market. 17वीं और 18वीं शताब्दियों में जो व्यापारी थे, शहरों के व्यापारी यूरोप में, वो क्या करते थे बच्चों? देहात एरिया में, ग्रामीण इलाकों में जाते थे, किसानों को, कारीगरों को एडवांस मनी या पैसा देते थे, मनाते थे, उनको तैयार करते थे कि भाई तुमको ये वस्तु बनानी है, और एक ऐसी अच्छी वस्तु बनानी है जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच सकें, यानी बढ़िया, है ना, अच्छी वस्तु बनानी है। With the expansion of world trade and the acquisition of colonies in different parts of the world, the demand for goods began growing. जैसे जैसे विश्व व्यापार की वृद्धि हुई, विश्व व्यापार का विस्तार हुआ, वैश्विक व्यापार यानी विश्व स्तर पर जब व्यापार होने लगा, और यूरोप के जो देश थे वो विश्व के अनेक भागों पर कब्जा करने लगे, उनको अपना कॉलोनी बनाने लगे। इससे जो है क्या हुआ बच्चों, वस्तुओं की जो मांग है, डिमांड है, वो बढ़ने लगी। बट मर्चेंट्स कुड नॉट एक्सपेंड प्रोडक्शन विद इन टाउन्स। लेकिन जो व्यापारी थे, जो शहरों में अपना किसी न किसी तरह का प्रोडक्शन कर रहे थे, उत्पादन कर रहे थे, यूरोप में या ब्रिटेन में या इंग्लैंड में, वो उस डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे थे जो डिमांड बढ़ गई थी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वस्तुओं की। दिस वॉज बिकॉज हेयर अर्बन क्राफ्ट्स एंड ट्रेड गिल्ड्स वर पावरफुल। ऐसा क्यों था? शहरों में व्यापारी बहुत बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे। उसका एक बहुत बड़ा कारण था बच्चों, यूरोप में, ख़ासतौर से ब्रिटेन में, शहरों में जो कारीगरी का काम होता था या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या उसका व्यापार का जो काम होता था, वो अक्सर व्यापारिक संगठनों के अंडर में होता था। यानी वहाँ पर ट्रेड गिल्ड्स हुआ करती थी बच्चों। ट्रेड गिल्ड का मतलब होता है व्यापारियों का एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन, मजबूत संगठन। और ये जो संगठन होता था ये उस शहरी क्षेत्र में काफ़ी शक्तिशाली होता था, उसके पास काफ़ी अधिकार होते थे, सरकार से भी उनको अधिकार मिले हुए रहते थे। दूसरा, उनका संगठन भी काफ़ी ताकतवर होता था। तो फिर ये लोग, इनके संगठन ताकतवर होने से प्रोडक्शन को हम कैसे कोरिलेट करें, उससे क्या मतलब, आगे समझ जाएंगे, लाइन पढ़ेंगे तो बच्चों समझ जाएंगे क्या। These were association of producers that trained craftspeople, maintained control over production, regulated competition and prices, and restricted the entry of new people into the trade.
ये जो संगठन होते थे, ये जो एसोसिएशन होते थे इन व्यापारियों के या निर्माताओं के, प्रोड्यूसर्स के, इनका काम क्या होता था? ये नए कारीगरों को ट्रेनिंग देते थे, प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, उत्पादन कितना होना चाहिए, उस पर इनका नियंत्रण होता था। ये कीमतों पर, वस्तुओं के दामों पर, प्रतियोगिता पर एक रेगुलेशन, एक नियंत्रण रखते थे ये व्यापारिक संगठन। और सबसे बड़ी बात, ये किसी बाहरी या किसी नए व्यक्ति को व्यापार में, बिजनेस के क्षेत्र में आने नहीं देते थे। मतलब अगर कोई दूसरे शहर का व्यक्ति है और वो एक नए शहर में जाकर अपना व्यापार का विस्तार करना चाहता है, अपनी फैक्ट्री डालना है, अपना कुछ काम धंधा या कुछ निर्माण वगैरह करवाना चाहता है, तो ये संगठन, इन संगठनों से परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन ये परमिशन देते नहीं थे। मतलब एक तरह से इस संघ जो ट्रेड गिल्ड्स थी, इनकी मोनोपोली थी, है ना। रूलर्स ग्रांटेड डिफरेंट गिल्ड्स द मोनोपोली राइट टू प्रोड्यूस एंड ट्रेड इन स्पेसिफिक प्रोडक्ट। और अक्सर जो शासक होते थे, यानी जो सरकार होती थी, वो भी इन तरह की ट्रेड गिल्ड्स को, इन संगठनों को, व्यापारियों के संगठनों को एक तरह से मोनोपोली यानी एकाधिकार दे देती थी कि भाई इस खास तरह की वस्तु आप ही लोग बनाएंगे या इसी शहर में बनेगी, अन्य कोई इसमें नहीं आएगा, इस क्षेत्र में या इस व्यापार में। तो इट वॉज देयर फॉर डिफ़िकल्ट फॉर न्यू मर्चेंट्स टू सेट अप बिजनेस इन टाउन्स। इसलिए नए व्यापारियों के लिए शहरों में नया बिजनेस शुरू करना काफ़ी मुश्किल होता था, या ये कह लीजिए कि असंभव जैसा हो जाता था। सो दे टर्न टू द कंट्री साइड। तो इस तरह के जो नए व्यापारी होते थे, जब वो देखते थे कि यार हमारा शहरों में तो काम बन नहीं रहा है, शहरों के कारीगर या व्यापारी हमको सपोर्ट कर नहीं रहे, हमको व्यापार करने नहीं दिया जा रहा है, तो वो क्या करते थे, वो ग्रामीण क्षेत्रों में जाते थे जहाँ की इस तरह की कोई बाधा नहीं होती थी। इन द कंट्री साइड पुअर पीजेंट एंड आर्टिजन बिगेन वर्किंग फॉर मर्चेंट। अब देहात में क्या था, गरीब किसान थे, कारीगर थे, जिनको भाई एक्स्ट्रा इनकम के लिए कुछ काम चाहिए रहता था, तो ये इन व्यापारियों के लिए तैयार हो जाते थे, इनके लिए काम करने के लिए तैयार हो जाते थे। As you have seen in the textbook last year, this was a time when open fields were disappearing and commons were being enclosed. क्लास 9th में बच्चों, अब पिछले 1-2 साल से कोरोना काल चल रहा था, उसके कारण CBSE ने भी बहुत सारा जो चैप्टर्स थे पिछले साल, उनको जो है वो डिलीट करवा दिया था। 9th में जो है एक चैप्टर है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एक हिस्ट्री में ही चैप्टर है, जिसमें इंडियन पीसेंट्स, अमेरिकन पीसेंट्स और ब्रिटिश पीसेंट्स के बारे में, उनके एक छोटे से इतिहास के बारे में बताया गया है। तो उसमें मैं शॉर्ट में बता दूं कि इंग्लैंड में क्या होता था, बहुत पहले जो है ज़मीनें होती थी, गरीबों के पास होती थी, अमीरों के पास होती थी, कृषि की, खेती की ज़मीनें होती थी। तो इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में कुछ ज़मीनें होती थी जिनको कॉमन कहा जाता था। कॉमन यानी कुछ ऐसी ज़मीन होती थी जिस पर किसी का अधिकार नहीं होता था, वो पूरे गांव समाज की ज़मीन होती थी, उसमें जंगल जैसा होता था, और उसमें गांव का कोई भी व्यक्ति जा सकता था और लकड़ी, सूखी लकड़ी बटोरनी हो, या बेरीज़ वगैरह जो पेड़ों पे फल लगते हैं वो बटोरना हो, चाहे छोटा मोटा शिकार खरगोश वरगोश का करना हो, तो कोई भी कर लेता था, किसी तरह की रोक टोक नहीं थी। लेकिन क्या हुआ, कालांतर में कुछ समय बीता तो जो ताकतवर सामंत टाइप के लोग थे, लैंडलॉर्ड थे, उन लोगों ने इस कॉमन को घेरना शुरू कर दिया। इन कॉमन्स पर, यानी जो सब जन सामान्य की जो ज़मीन थी उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया, उसको एनक्लोज करना शुरू कर दिया, मतलब उसकी तारबंदी, घेराबंदी करनी शुरू कर दी। ठीक है। अब इससे क्या हुआ, जो भूमिहीन थे या कम ज़मीन वाले थे या एकदम ही भूमिहीन थे, है ना, जिनका काम इन कॉमन से चल जाता था, वो बहुत परेशान हो गए। ठीक है। अब उनकी जो लाइवलीहुड है, उनकी जो जीविका है, वो शिकार नहीं कर पा रहे थे, बेरीज नहीं बटोर पा रहे थे, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, उनको काम चाहिए था। ठीक है।
So, cottagers and poor peasants who had earlier depended on common lands for their survival, gathering their firewood, berries, vegetable, hay and straw, had to now look for alternative sources of income. बताया मैंने, अब जो ये जो गरीब लोग थे ना, अब इनको इनके पास भाई इनको प्रॉब्लम हो गई, इनको जो इनकी जीविका चल जाती थी कॉमन लैंड से, अब एनक्लोजिंग के कारण, यानी जो ताकतवर अमीर लोग थे वो जो घेर ले रहे थे, उसके कारण भाई उनको प्रॉब्लम हो रही थी। तो उनको कुछ एक्स्ट्रा इनकम चाहिए थी, उनको कुछ अलग से आमदनी चाहिए थी अपना जीवन चलाने के लिए। तो मैनी हैड टाइनी प्लॉट्स ऑफ लैंड विच कुड नॉट प्रोवाइड वर्क फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ द, कुछ ऐसे भी थे जिनके पास छोटे मोटे ज़मीन के टुकड़े थे, लेकिन बच्चों एक परिवार बड़ा और छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा, उस पर आप कितनी फसल बोओगे, और भाई खर्चा चलेगा नहीं, है ना। तो क्या था, सो व्हेन मर्चेंट्स केम अराउंड एंड ऑफर्ड एडवांसेस टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर देम, पीसेंट हाउस होल्ड ईगरली एग्रीड। और जब ये व्यापारी शहरों से, ये व्यापारी जब ग्रामीण इलाकों में आते थे और ऑफ़र देते थे कि लो भैया एडवांस में थोड़ा पैसा ले लो और हमारे लिए ये वस्तु बनाओ, ये काम करो, तो जो ये किसान परिवार था ये तुरंत तैयार हो जाते थे एकदम कि चलो भाई ठीक है ठीक है ठीक है, लाओ लाओ भाई पैसा लाओ, तुम्हारा काम हम कर देंगे, क्योंकि उनको भाई रोज़गार की ज़रूरत थी, पैसे की ज़रूरत थी। बाय वर्किंग फॉर द मर्चेंट्स दे कुड रिमेन इन द कंट्री साइड एंड कंटिन्यू टू कल्टिवेट देयर स्मॉल प्लॉट। सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि उनको जो भी काम करना था, व्यापारी का जो भी काम करना था, वो उनको घर बैठ के करना था, अपना घर भी नहीं छोड़ना था, साथ में जो छोटा मोटा ज़मीन उनके पास जो थोड़ी बहुत ज़मीन थी, उस पर वो साथ ही साथ उस पर भी वो खेती वेती भी कर सकते थे, साथ में ये एक्स्ट्रा इनकम के लिए काम भी कर सकते थे। इनकम फ्रॉम प्रोटो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सप्लीमेंटेड देयर श्रिंकिंग इनकम फ्रॉम कल्टीवेशन। अब जो इससे जो इन किसानों को आमदनी हो जाती थी, यानी खेती वेती करने के अलावा एक सप्लीमेंट इनकम हो जाती थी, अलग से व्यापारियों से पैसा मिल जाता था, मजदूरी मिल जाती थी, तो जो एक उनकी आमदनी जो कम हो रही थी खेती की वजह से, अब उसके कारण ये जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो ये कर रहे थे, उससे एक सप्लीमेंट मिल गया, एक एक्स्ट्रा इनकम मिल गया, जो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने लगी। इट ऑल्सो अलाउड दैम अ फुलर यूज़ ऑफ देयर फैमिली लेबर रिसोर्सेज। इसके अलावा परिवार में जितने भी सदस्य हैं, सबको कोई ना कोई काम मिल जा रहा था। खेती, छोटी सी ज़मीन है खेती के लिए, उसमें एक ही आदमी, 2 आदमी मिल कर के खेती कर ले रहे हैं, चलो, लेकिन बाकी के जो 6 ठो 8 ठो जो परिवार में हैं, ठीक है, अब वो तो खाली बैठे हुए हैं, उनके पास तो कोई काम नहीं है। लेकिन अब जो इनके पास ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का काम आ जाता था, तो परिवार के हर व्यक्ति को कोई ना कोई काम मिल जाता था, रोज़गार मिल जाता था, और अलग से एक इनकम मिल जाती थी। तो ये इनके लिए बहुत अच्छा हुआ। बच्चों आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और कल फिर हम इस पैराग्राफ को और इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। बच्चों आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, इसको पढ़ने की कोशिश करिए और लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है। तब तक के लिए हम लोग गुड नाइट बोलते हैं।